अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब कैसे हैं? उम्मीद तो यही करेंगे कि खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है वो तीसरी क्लास है हमारी ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सेशन की। तो मैं क्या सीखा और क्या क्या परेशानियाँ आई वो तो सब दिखता है। भरे हुए हैं, ईमेल आना शुरू हो गई हैं और स्लैक पर्सनल भी जो है ना वो आना शुरू हो गया। ऐसा ना करें भाई, स्लैक का जो ग्रुप है ना हमारा, सिर्फ उसी पर रहें। आप जब भी कोई सवाल पूछते हैं तो आपको या तो आपका क्लासमेट पूछ जवाब दे देता है, या तो जो है ना वो आपको किसी भी टीचर या किसी भी स्टाफ की तरफ से गाइडेंस मिल जाती है। तो वहीं तक रहें, आगे पीछे मैसेजेस ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है। पिछले 2 या 3 दिन हो गए, मुझे याद पड़ा मैंने मैसेंजर पे कोई जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपने जो है ना वो स्लैक का जो ग्रुप बनाया हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से उसी पर रहें। अच्छा, कुछ सवालात पिछली क्लास के जो है ना वो इस तरह से आए हुए थे कि जैसे मिक्की माउस आप लोग बना रहे थे तो उसमें आप लोगों को परेशानी हो रही थी। उसमें 2-3 वजूहात थी। एक तो अरेंजमेंट्स के मसले थे, दूसरा जो है वो क्लोज पाथ और ओपन पाथ जो बताया था उसका मसला था। तो ये चीज़ जो थी ना वो इशू थी। अब मज़ीद ये कि आपको बता देते हैं इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा जो है ना वो ट्रेस कर लेते हैं मिक्की माउस को ना। मज़ीद भी कोई सवालात हों पिछली क्लास के हवाले से तो पूछ लीजिएगा, आप लोग को बता देते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, डिलीट और रेड एंकर पॉइंट टूल इसको भी देख लेते हैं इंशाल्लाह ताला। स्लैक का जो लिंक आप लोग ने देखा था वो 6 या 7 दिन तक वैलिड होता है, उसके बाद लिंक जो है ना वो नया बनाना पड़ता है। चला, नया लिंक जो है ना वो इंशाल्लाह ग्रुप पर अपलोड कर देंगे। इसकी कुछ ट्रेसिंग देख लेते हैं। अच्छा, ये नहीं सोचिएगा कि आपको पूरा जो है ना वो असाइन ये बना के दिखाया जाएगा। हमारे पास वाइट कलर इशू कर रहा था, वाइट कलर को फिल को नन कर दिया है। उसके बाद जो है ना वो ट्रेसिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें इस तरह का इश्यूज आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और इस टेंजेंट हैंडल को पकड़ के यहाँ से कम कर देंगे। इसके बाद की अपनी ड्राइंग जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे टेंजेंट हैंडल की हाजत नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लेंगे तो ये हमारे वे से आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम टेंजेंट हैंडल को ब्रेक कर देंगे। अच्छा, आप लोग की आसानी के लिए एक और काम ये हुआ है कि जो भी की प्रेस हो रही है या जो भी कमांड प्रेस हो रही है वो लेफ़्ट बॉटम पे आपको दिख रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो जानते हैं ना डिज़ाइनिंग को, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो मेरे भाइयों खाली आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। क्लास बेसिक तो उनके लिए स्टार्ट हुई थी कि जिनको आता नहीं है। चलो, आप लोग भी ग्रुप में आ गए हो तो आप लोग को भी इंशाल्लाह ताला सिखा देंगे। अब जैसे एक सवाल आया कि सर क्रिएटिविटी सिखाएं, ट्रेसिंग हम कब तक करते रहेंगे। तो भाई जो नया बंदा है उसको तो ट्रेसिंग की भी ज़रूरत है, उसने तो काम अभी शुरू किया है। तो आप थोड़ा सा इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह ताला आपको सब बताएंगे। दूसरी चीज़ ये कि क्रिएटिविटी कभी भी सिखाई नहीं जाती और ना कि क्रिएटिविटी सीख कर आती। क्रिएटिविटी बिल्ट इन होती है। आपके ऊपर होता है कि आप जो है ना वो किसी भी चीज़ को कैसे विजुअलाइज करते हो और उसके बाद उसका आउटपुट आप कैसा निकालते हो। आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको बाहर कैसे लेकर आते हो कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपके लिए हैं।
आप लोग की तरफ से एक मशवरा है कि ये जो चीज़ अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसका फेस ड्रॉ किया और उसके जो कान हमने ड्रॉ किए हैं, तो वो जो है ना इलिप्स टूल के ज़रिए बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं भाई। लेकिन इलिप्स टूल से ना बनाने की वजह ये है अभी के लिए, वैसे रिकमेंडेड वैसा ही है, लेकिन अभी ना बनाने की वजह ये है कि जिस तरह से टेंजेंट हैंडल को आगे मज़ीद जो है ना वो सर्कुलर फॉर्म में लाने के लिए टेंजेंट हैंडल की कंटिन्यूटी को छोटा करना, इसके अलावा जो कहाँ पर टेंजेंट हैंडल ब्रेक करने की हाजत है, कहाँ पर नहीं है वो चीज़, ये तमाम चीज़ें देखनी। इसके अलावा मज़ीद ये है भाई कि अगर आप सर्कल से बना तो लोगे ना, अब जो पुराना सीखा हुआ है ना उसको तो पता है कि वो मर्ज कर देगा, लेकिन जो नया है उसको कैसे पता चलेगा कि वो मर्ज करेगा। ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, ये फेस हमने कर दिया। अब उसके बाद जो है ना वो स्पेस इसके लिए ताकि हैंड टूल से ऊपर नीचे हो सके, सबसे पहली क्लास में बताया था। जो असाइनमेंट सबमिट करें, आप लोग के असाइनमेंट जो है ना वो देखें, जो मेहनत कर रहे हैं वो ना वो नज़र आ रहा है। अच्छा, और जो पहले से सीखा हुआ है ना वो भी समझ में आ रहा है। तो जो मेहनत कर रहे हैं ना उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो अपनी मेहनत को इसी तरह जारी रखे। इम्प्रूवमेंट भी है, काम भी अच्छा हो रहा है। अच्छा, ये जो सवाल आता है ना कि सर वो असाइनमेंट के मार्क्स कब पता चलेंगे, मेरे भाइयों असाइनमेंट्स के मार्क्स जो है ना वो बिल्कुल आखिर में आपको एक साथ पता चलेंगे आपके फाइनल प्रोजेक्ट के मार्क्स के साथ। सर एक्चुअली मैं भी डिज़ाइन पढ़ के बता भाई। कंट्रोल जो काम नहीं कर रहा उसकी वजह ये होगी कि आपका जो है ना वो कंट्रोल, हाँ, दो से ज़्यादा पॉइंट सेलेक्ट होंगे ये वजह है, या आपने गलती से दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए होंगे ये वजह है, या कुछ कुछ के सिस्टम में जो है ना वो उर्दू लैंग्वेज भी इनेबल होती है, वो गलती से वो अगर इनेबल होगी ना तो भी नहीं काम करेगा। या फिर एक और तरीका हो सकता है कि आपकी कंट्रोल की ख़राब होगी। अच्छा, अब देखें कुछ लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे क्लोज ओपन पाथ रहने दिया होता है। क्यों?
क्योंकि जब आप इसके अंदर कलर फिल करेंगे तो ये क्योंकि जब भी आप इसके अंदर कलर फिल करेंगे ना तो यूँ बज़ाहिर फिल तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो हिस्सा चूँकि क्लोज नहीं हुआ है तो आपको कई जगह परेशानी करेगा। तो आप क्या करें कि सबसे पहले अपने जो स्ट्रोक है इसको कंप्लीट करें। अब यहाँ से स्ट्रोक कैसे कंटिन्यू करेंगे, आप इस पेन टूल को क्लिक करेंगे और यहाँ पर है ना स्लैश का निशान आ रहा है, इसका मकसद होता है कि कंटिन्यू अगर आपको करना है। देखिए यहाँ पर भी स्लैश का निशान आ रहा है क्योंकि ओपन पाथ जब भी होगा आपने अपने किसी भी पॉइंट को आगे लेकर कंटिन्यू करना होता है तो स्लैश का निशान देता है। यहाँ से क्लिक करके कंटिन्यू करें या यहाँ से क्लिक करके कंटिन्यू करें, बात एक ही है। क्लिक करके कंटिन्यू करें और उसके बाद आप यहाँ पर आकर इसको पाथ को क्लोज कर दें तो आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोज पाथ हो गया। अभी इस वक्त सिर्फ ड्राइंग कर रहे हैं, उसकी सेटिंग इंशाल्लाह बाद में करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पिक्चर पे रहते हुए पूरा स्केच कर सकते हैं। साइड में रखने की वजह कुछ और है, मैं बताता हूँ आपको इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जो ये सवाल कर रहे हैं ना कि CS6 क्यों कर रहे हैं, CC 2020 कर लेते, तो मेरा मशवरा है कि सबसे पहली क्लास को जाके दोबारा सुन लें। मैंने क्यों बताया था कि मेरी तरफ से मना नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ आएगी ना जहाँ क्रिएटिविटी की बात की जाएगी तो वहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी को खुद ही लूज़ कर दोगे, क्योंकि उसमें कई ऑप्शन जो है ना वो इजी करके बताया गया। तो फिर आपकी अपनी ड्राइंग, आपकी अपनी क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी। इस वजह से CS6 रिकमेंडेड है क्लास की हद तक। फिर उसके बाद तो आप लोग जिसमें चाहे काम करें का मसला थोड़ी है। हैंडल कहाँ ब्रेक करते हैं, कब ब्रेक करते हैं, कैसे पता चलेगा, ये काम कर करके आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस ये देख लें कि जब आपकी सर्कल, जो ये आपने कर्व बनाना है, कर्व बनाने के लिए कंटिन्यूटी आपको जब तंग करेगी वहाँ पर अब आपने कुछ करना है। अब या तो आपका काम वो टेंजेंट हैंडल ब्रेक करने से होगा, या तो फिर आपने उसकी टेंजेंट हैंडल को कुछ छोटा करना होगा। ये दो तीन तरीके हैं कि उसी वक्त आपको जज करना होगा कि अब मैंने करना क्या है।
ग्रीन लाइन कैसे शो होगी यार, ये थोड़ा सा दोबारा बताओ ज़रा, समझ नहीं आया सवाल, क्योंकि मेरे सिस्टम पे तो अभी कोई भी ग्रीन लाइन शो नहीं हो रही। अच्छा गाइडलाइन, गाइडलाइन तो आपको प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा, ऊपर एडिट का ऑप्शन है, वहाँ से प्रेफरेंसेस में जाएंगे, वहाँ से आपने सेटिंग करनी पड़ेगी अपने गाइडलाइंस की। हुँ? अच्छा आवाज़ जिस चीज़ को स्लो आ रही है ना, कोशिश करें कि वो हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आवाज़ बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट वीक क्लास होगी या नहीं होगी ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ग्रुप पर अपडेट कर दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्लास हुई तो वीडियो तो आपके पास ग्रुप में रहेगी। तो ईद की छुट्टियों में क्या करोगे, पिछले 1.5 महीने से भी तो छुट्टियों में ही हो ना, तो ईद की छुट्टियों में वो देख कर सुन कर समझ कर बना लेना। और अगर मिसाल है क्लास नहीं हुई, बस ठीक है, फिर सबके लिए नहीं है भाई। अच्छा एक सवाल ये आया था बीच में कि जो है ना ये स्ट्रोक आपके पास तो सर इतनी बोल्ड आ रही है, हमारे पास नहीं आ रही, तो ये कैसे होगी सर, इसका भी बता देते हैं आपको। इसका तरीका ये है कि अगर मिसाल है आपके पास ये स्ट्रोक है और ये आपके पास जो है ना वो कम आ रही है, अब इसको बोल्ड करना चाहते हैं, यहाँ पे स्ट्रोक पैनल आता है कमांड पैनल में, राइट साइड पर कमांड पैनल में ये स्ट्रोक पैनल आता है। चाहे तो इसका वेट यहाँ से बढ़ा दें, या चाहे तो आप स्ट्रोक की वेट को यहाँ से बढ़ा दें, दोनों सूरतों में काम हो जाएगा। अच्छा कोई ये भी कह सकता है कि सर आपका जो 1 पॉइंट है ना वो यहाँ पर इतना बोल्ड आ रहा है और हमारे पास छोटा पतला आ रहा है, तो उसकी वजह ये होगी कि आपके आर्टबोर्ड का साइज़ क्या है मुझे पता नहीं है। आप जब भी 5 इंच बाय 5 इंच के आर्टबोर्ड पर मिकी माउस को इसी साइज़ पर रख कर अपना काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको स्ट्रोक का लेवल, स्ट्रोक की विद यही मिलेगी आपको जिस तरह से मेरी इस वक्त शो हो रही है। ठीक है, हमने अपने तौर पे ट्रेसिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसमें जो है ना वो कलर फिल करने हैं, इसमें वाइट कलर फिल करना है, हम आई ड्रॉपर टूल लेंगे, आई ड्रॉपर टूल से कलर फिल करेंगे। इसी तरह से इसको लिया, आई ड्रॉपर टूल से कलर फिल किया, उसके बाद जो है वो आइस पर आते हैं, आई ड्रॉपर टूल से कलर फिल करेंगे, फिर दूसरी आई पर आकर आई ड्रॉपर टूल से कलर फिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस पर आएंगे, आई ड्रॉपर टूल से कलर फिल करेंगे, फिर इस पर आएंगे आई ड्रॉपर टूल का, और उसके बाद इसको पकड़ के आई ड्रॉपर टूल से, ठीक है, ये हमने सबकी कलर फिल कर लिया है। अच्छा इसका रह गया, ओहो, कंट्रोल जेड किया है ताकि पुराना वाला जो कलर था वो दोबारा ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको अच्छा फिर इसको पकड़ के आई ड्रॉपर टूल से कलर फिल कर लिया, और एट दी एंड सबसे लास्ट में उसको पकड़ के आई ड्रॉपर टूल से कलर फिल कर दिया, तो हमारा ये मिकी माउस का जो हेड है वो तकरीबन रेडी हो गया। चलो अच्छा, अब आपको इस तरह से क्यों लग रहा होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये हमने 50 ओपेसिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को। हम ऑब्जेक्ट को अनलॉक करते हैं, इसकी ओपेसिटी 100 कर देते हैं, तो ऐसा शो हो रहा है। इसी तरह से अब हम इसको तो इसकी जो ओपेसिटी पर सिंगल कलर था ना वही कलर शो कर रहा है, यानी 50 ओपेसिटी पे जो कलर उस वक्त शो कर रहा था वो कलर इसने पिक कर लिया था। अब मिसाल है अगर हम इसके कलर को दोबारा सेट करने जाएंगे तो ये यूँ करके सेट हो जाएगा सारा। ठीक है,
सही है, ये आपका हो गया। अच्छा, अब एक सवाल ये दोबारा आया है कि आपने स्ट्रोक को ज्वाइन कैसे किया था। तो भाई ज्वाइन यहाँ पर हम फंसे थे, तो ये जो है ना वो कंटिन्यू करके हमने उसको ज्वाइन कर दिया था। पेन टूल के ज़रिए किया था, कंट्रोल जे प्रेस नहीं किया था। कंट्रोल जे के ज़रिए भी हो सकता है, लेकिन उसमें कर्व नहीं आएगा, फिर आपको कर्व ऐड करना पड़ेगा। जैसे चलो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। यहाँ से ना एक काम करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम सवाल है राजीव। मैं केयू से डिप्लोमा मतलब वो कर रही हूँ, ग्रेजुएट से वीडियो स्टडीज़ में। तो डिग्री मैटर करती है या फिर ये है कि मैं सिर्फ डिप्लोमा बहुत है मेरे लिए जो अभी कर रही हूँ। मैं तो नहीं पता। सवाल कर लिया। अच्छा, अब मिसाल है यहाँ पर जो है ना वो हमें अपना कंप्लीट करना है बॉक्स। स्टैश कैसे करना है? स्टैश भी देते हैं। ठीक है, अब इसको मुझे कंप्लीट करना है, तो इसको कैसे करेंगे। इसको करेंगे ऐसे कि इसमें लास्ट पॉइंट ये था और यहाँ पर था। अगर मैं मिसाल है इन दोनों लास्ट पॉइंट को पकड़ता हूँ और कंट्रोल जे करता हूँ, तो ये स्ट्रेट आ जाएगा। मुझे यहाँ पर जो कंटिन्यूटी चाहिए, कर्व चाहिए, ये नहीं मिलेगा। अब अगर मुझे कर्व ऐड करना है तो मैं यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल पर जाऊँगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर पॉइंट ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यहाँ पर सेट करेंगे, क्योंकि मुझे पॉइंट यहाँ चाहिए। अब कर्व चाहिए, तो कर्व के लिए जो है ना वो हम कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल को यूज़ करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। जब क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो दोनों टेंजेंट हैंडल हमारे पास मौजूद है। अब हम इस सिंगल टेंजेंट हैंडल को लेंगे और यहाँ का कर्व सेट करेंगे, और उसके बाद इस टेंजेंट हैंडल को लेंगे और यहाँ का कर्व सेट करेंगे। इस तरह से जो है ना वो सेट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल जे करते हैं तो फिर आपने एड एंकर पॉइंट टूल यूज़ करना होगा। एड एंकर पॉइंट टूल के बाद जो है वो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए उस पॉइंट को सेट करना होगा, और सेट करने के बाद कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल जो सबसे लास्ट ऑप्शन है पेन टूल का, उसको उसके ज़रिए आपने जो है ना वो टेंजेंट हैंडल को क्रिएट भी करना होगा, और उसी के हर ज़रिए आपने टेंजेंट हैंडल को सेट भी करना होगा, ताकि आपके पास कर्व की जो पोजीशन है वो अपने एक्यूरेट जगह पर आ जाए। ये जो मैं समझता हूँ कि इशू था लास्ट क्लास में, वो रिजॉल्व हो गया होगा। मज़ीद कोई सवाल। देखिए, विद टूल के लिए तो आप लोग पुरानी क्लास को दोबारा देख लें, इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं कि ये एक मिनट, ठीक है। और इसी में से मैंने जो है ना वो रिफ्लेक्ट टूल ले लिया। स्क्रीनशॉट वाली पिक के पिक्सल थोड़ी आते हैं। भाई स्क्रीनशॉट वाली पिक के पिक्सल टूट जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास जो है ना वो नज़र आता है, वो हो जाता है, आप उसका टेंशन ना लो। ठीक है, ये दोनों हैं। इन दोनों में से हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए दोनों पॉइंट को पकड़ा है, कंट्रोल जे प्रेस करके इनको कनेक्ट कर दिया है। शिफ्ट डब्ल्यू से आता है विद टूल। ये विद टूल से जो है ना वो हमने सेंटर की विद को बढ़ाया है और कॉर्नर की विद को बिल्कुल पॉइंटेड कर दिया है। ठीक है भाई, ये प्रोसीजर यही होगा मुस्तैशु बनाने के लिए, जो लास्ट उसमें असाइनमेंट दिया गया था। तो लेकिन इधर एक मेरा सवाल है कि अगर मिसाल है आपसे लास्ट असाइनमेंट नहीं बनाए तो फिर आपने क्या असाइनमेंट जमा नहीं करवाया है, ये एक सवाल है जो अगर आप जवाब देना चाहें तो दे देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, आज हमने क्या पढ़ाना है उस पर देख लेते हैं। आज हम थोड़ा सा कलर को टच करेंगे कि कलर होता क्या है, कलर में क्या क्या सेटिंग होती है,
कलर किस तरह के होते हैं, क्या क्या मोड्स होते हैं, ये कुछ हम थोड़ा सा जो है ना इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, एक होता है RGB मोड, एक होता है CMYK मोड, एक होता है ग्रे स्केल। ठीक है, ठीक है। RGB मोड वो होता है, जब सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो ऑन मॉनिटर या ऑन स्क्रीन मोड होता है, जो जो चीज़ स्क्रीन पे रहेगी वो आपको इसके ज़रिए काम करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो दूसरा CMYK मोड जो है वो प्रिंट मोड कहलाता है। ठीक है, और ग्रे स्केल जो है ना वो सिंगल कलर मोड कहलाता है। अच्छा, कलर इधर खोलते हैं, ये सब दिख रहा होता है। कलर यहाँ भी खोलते हैं, यहाँ भी कुछ दिख रहा होता है। यहाँ भी कुछ कलर आ रहे होते हैं, यहाँ भी कुछ कलर आ रहे होते हैं। तो इतने सारे कलर के पैलेट हैं, उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये फिल कलर कहलाता है और ये स्ट्रोक कलर कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब कोई एक चीज़ को एक्टिव करना नहीं, यानी कि अगर मिसाल है हम डायरेक्ट, हमारे पास जो है वो एक बॉक्स है और एक ये बॉक्स है। इस बॉक्स में फिल कर दिया हमने ये कलर। एक काम करते हैं, ये कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने करना है, लेकिन स्ट्रोक में करना है, तो हम एक्सप्रेस करेंगे, स्ट्रोक एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से हम कलर को फिल कर लेंगे। तो ये कलर फिल हो गया, फिल और स्ट्रोक कलर यहाँ से सेट हो गया आपका। ठीक है, इसमें एक तो यहाँ आता है कि डिफ़ॉल्ट फिल इन स्ट्रोक। तो डिफ़ॉल्ट फिल इन स्ट्रोक क्या होता है, वाइट और ब्लैक होता है। वाइट इनर फिल होता है और ब्लैक का स्ट्रोक होता है, ये डिफ़ॉल्ट होता है। आप चाह रहे हो कि आपने यहाँ फिल को स्ट्रोक की जगह और स्ट्रोक को फिल की जगह करना, तो यहाँ से स्वैप करेंगे, जिसका शॉर्टकट है Shift X। ठीक है, और इसके अलावा ये आपका कलर। अब आपने कलर सेलेक्ट करना है, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप डबल क्लिक करेंगे, ये जो कलर आ जाता है ना, इसको कलर गैम्यूट कहा जाता है। कलर गैम्यूट कहा जाता है, और इसके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं। अब जैसे मिसाल है, आपने किसी भी एक कलर की रेंज को लिया, यहाँ पर सारे कलर, उस कलर की रेंज में जितने भी कलर आ रहे हैं वो सब इधर शो कर जाएंगे। इसी तरह से ग्रीन कलर, सयान कलर, येलो कलर, ऑरेंज, रेड, ये सारे आपको इधर ही मिलेंगे। ब्राउन आपको चाहिए तो आप इस तरफ आओगे, ये ब्राउन कलर आ जाएगा। तो आपको जो भी कलर चाहिए, स्काई ब्लू आपको कलर चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। आपको जो भी कलर चाहिए वो आपने इधर से ही कलर्स को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर कलर गैम्यूट में आके उस कलर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ओके करेंगे तो वो कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको कलर गैम्यूट कहते हैं, इस एरिया को। अच्छा, ये भी कलर के लिए होता है, इसका भी कलर, ये रहा कलर गैम्यूट हमारा खुल जाता है। ठीक है, स्ट्रोक का कलर है, स्ट्रोक को आपने डबल क्लिक किया और उसके बाद आप कलर चेंज कर दें, सिंपल। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ होती है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होती है, आपने देखा होगा, एक कलर से चल रहा है दूसरे कलर में जाकर ख़त्म होता है, उसको कहते हैं ग्रेडियंट। यहाँ पर ग्रेडियंट आता है, ग्रेडियंट टूल, और यहाँ कमांड पैनल के अंदर ग्रेडियंट की पूरी प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, हमारा चूँकि स्ट्रोक सेलेक्ट था तो इसने ग्रेडियंट जो है वो डाला है स्ट्रोक पर। थोड़ा सा नोट करेंगे ना, तो यहाँ पर वाइट है
और इस तरफ चलते हैं तो ब्लैक है। हमें स्ट्रोक में नहीं जाना। सपोज हमने फिल कलर में जाना है, हमने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद ग्रेडियंट टूल पे जैसे ग्रेडियंट पैलेट पर क्लिक करेंगे ये कलर सेलेक्ट कर देगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से CMY के मोड सेलेक्ट करके और कलर फिल कर लेंगे। इसी तरह से अब ये दूसरा पॉइंट है कि हमने स्टार्ट में कैसा दिखाना है, तो हम यहाँ से ब्लू कर लेते हैं। यहाँ से भी ऑप्शन कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑप्शन कर सकते हैं। अपने चैनल बनाएंगे वीडियोस आप। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल है आप कहते हैं इसमें बीच में कोई दूसरा कलर ऐड करना, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर कलर फिल कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर कलर फिल कर सकते हैं। जिसको CC 2020 या CC यूज़ करना है ना, वो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट क्लास में कहा था, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, आप उसको कर लें। ऐसी जगह जहाँ पर आप आकर फंसेंगे ना, तब इंशाल्लाह ताला याद करेंगे। ठीक है, मैंने खाली यही अर्ज की थी कि CS6 में सीख लें, CC में बेशक इम्प्लीमेंट कीजिएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप एक काम करें CC में ही सीखें, आपको मज़ा आएगा। ये ग्रेडियंट हो गया। हमने कोई भी पॉइंट ऐड करना है, ग्रेडियंट स्लाइडर पूरा कहलाता है। कोई भी पॉइंट ऐड करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, पॉइंट ऐड हो जाएगा। किसी भी पॉइंट को, किसी भी कलर को रिमूव करना है, यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो पॉइंट रिमूव हो जाएगा। कोई पॉइंट चाहिए, क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, पॉइंट रिमूव हो जाएगा। कोई पॉइंट चाहिए, क्लिक करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, पॉइंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट के साथ हम ये कर सकते हैं कि इस पॉइंट की सिर्फ सिंगल, इस पॉइंट की ओपेसिटी को हम कम कर सकते हैं। हम इस पॉइंट की ओपेसिटी में ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके बाद इस पॉइंट की लोकेशन, कि भाई ये इस ग्रेडियंट स्लाइडर के 61.58% पोजीशन पर मौजूद है। नहीं, हमें काम करना, हमें 30th पोजीशन पे चाहिए, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। हम चाह रहे हैं 60 पोजीशन पे चाहिए, हम चाहिए 90th पोजीशन पे चाहिए, तो ये हम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये जो ग्रेडियंट चल रहा है, ये इस वक्त स्ट्रेट ग्रेडियंट है, इसको लीनियर ग्रेडियंट भी कहते हैं। और लीनियर ग्रेडियंट के अलावा कौन सा होता है, दूसरा रेडियल होता है। इस पूरे को अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस ब्लू कलर को ग्रीन पे ले आऊँ, ग्रीन वाले को ब्लू पे ले जाऊँ, इसको यहाँ ले आऊँ, इसको यहाँ ले आऊँ, तो आपने पूरे को उठाकर और एक एक करके यूँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ से सिर्फ रिवर्स ग्रेडियंट करेंगे तो पूरा स्लाइडर जो है ना वो उठकर चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप एक और चीज़ ये कि आप चाह रहे हैं कि आप इसको किसी एंगल पर रोटेट करें, तो इस तरह से भी हो सकता है। 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 120 पर, 38 पर, तो ये सारे जो है ना वो आप इस तरह से भी एंगल को सेट कर सकते हैं। ये लीनियर ग्रेडियंट था। हम रेडियल पर बात करेंगे तो रेडियल इस तरह से हो जाएगा। रेडियल उमूमी तौर पे जो है ना वो सर्कल में ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। सर्कल ड्रॉ करते हैं या रेडियल आ गया। अगर मिसाल है हमारे पास सर्कल सिर्फ सॉलिड ब्लू कलर का है और हमें ये ग्रेडियंट चाहिए, तो वही सिंपल आई ड्रॉपर टूल को क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट से लेके आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट किया, क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर कलर फिल कर देगा। ठीक है। इसी तरह से आपको अगर रिवर्स करना है ग्रेडियंट, इसमें भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। परसेंटेज आप इसमें, ये एंगल तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि सर रेडियस ही चल रहा है, लेकिन यहाँ से आप जो है ना इसकी परसेंटेज को सेट कर सकते हैं कि किस तरह से आपको सर्कल चाहिए। पूरा सर्कल चाहिए या थोड़ा सा चिपटा हुआ सर्कल चाहिए, किस तरह का ये हो सकता है। ये 20%, 30% ये चल सकता है।
हाँ वो सबसे पहले बताया ना, फैज़ान भाई ने एक तवज्जो दिलाई, वो मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ। वो ये कि सबसे पहले आप जब भी ग्रेडियंट लगा रहे होंगे ना, तो आपने फिल और स्ट्रोक को चेक करना है कि आपका ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट है। अगर आपने फिल में ग्रेडियंट लगाना है तो आपने फिल को ही सेलेक्ट करना होगा, और अब आप ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि स्ट्रोक में लगाना है तो आप स्ट्रोक को सेलेक्ट करेंगे और फिर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से ये ग्रेडियंट हो जाएगा। अगर हम इसको स्ट्रोक में आकर स्ट्रोक में लीनियर ग्रेडियंट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको सारा ग्रेडियंट शो भी कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया ग्रेडियंट। CMYK के मोड में ही काम क्यों करते हैं? CMYK के मोड प्रिंट मोड कहलाता है। इसमें आपने वो तमाम किस्म की डिज़ाइनिंग करनी होगी कि जिसको आगे प्रिंटिंग प्रोसेस में आपने देना है। आपके क्लाइंट ने आपको कोई भी चीज़ कही है तो आप उससे सबसे पहले ये सवाल करेंगे कि आपने इसको आया प्रिंट करना है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई सोशल मीडिया की पोस्ट है, आप उसको CMYK में डिज़ाइन कर लेंगे तो उसके वैसे वो ब्राइट कलर्स नहीं आपको मिलेंगे जैसे कि सोशल मीडिया पर मिलते हैं। तो आपने उसके लिए RGB मोड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कोई कहेगा सर कोई मसला थोड़ी, CMYK मोड में हम बना लेते हैं और यहाँ से जाकर है ना कलर मोड RGB कर लेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि CMYK के कलर्स अलग होते हैं और RGB के कलर्स अलग होते हैं। तो आपने CMYK में जो कलर सेट किया हुआ है, जब आप मोड को चेंज करेंगे तो RGB मोड में वो कलर नहीं मिलेगा। इसकी सपोज आपको मिसाल एक दे देता हूँ। इसका हमने कलर फिल कर दिया ये, ठीक है। रेड में जाते हैं तो ये सारे कलर्स के हम शार्प कलर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो शार्प कलर नहीं आ रही है, गौर कीजिएगा। देखिए ये शार्प कलर लिया, यहाँ पे कैसा कलर शो कर रहा है, एंटर करूँगा तो यहाँ पे ऐसा शो नहीं कर रहा। यहाँ पे कैसा रॉयल ब्लू शो कर रहा है, यहाँ पर ऐसा शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? उसकी वजह यही है कि हम CMYK मोड में मौजूद है। अब हम शिफ्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को RGB मोड में। तो इन्होंने तो इन कलर्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम इसी कलर्स को वापस उन्हीं कलर्स पे सेट करते हैं। अब आपको RGB कलर दिखा, तो ये ब्राइट कलर्स होते हैं RGB में, इनको स्पॉट कलर भी कहा जाता है। इसको सेलेक्ट के दौरान फ़र्क क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सारे ब्राइट कलर आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। अब जब भी आप कलर सेलेक्ट करते हैं, कोई भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये इस तरीके से दो चीज़ें आपको दिखेंगी। ये बेसिकली होता क्या है, ये ऊपर वाला जो है ना, ये जो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दे रहा है, ये बता रहा है कि CMYK मोड के अंदर आपको कलर शेड ये मिलेगा अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं। और अगर आप RGB मोड में हैं तो आपको फिर ये वाला कलर मोड मिल जाएगा। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन वेब कलर और इन गैम्यूट कलर। तो वेब कलर्स वो होते हैं कि जो RGB कलर्स हो गए, और गैम्यूट कलर्स वो होते हैं कि जो प्रिंटिंग कलर्स यानी कि CMYK कलर्स हो गए। जब भी आप कोई ब्राइट कलर या कोई ऐसा कलर यूज़ करते हैं, अब इसमें आपको नहीं देगा वो। क्यों? क्योंकि वो वाला कलर तो आता ही सिर्फ RGB मोड में। CMYK मोड में जो कलर मौजूद है वो आपको दिखा रहा है। इस वजह से आपने जब भी कलर सेलेक्ट करेंगे ना, सबसे पहले तो आपका वो क्लाइंट से आप ये पूछ लेंगे कि आपको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। आपने उस तरह से मोड को सेलेक्ट किया है अपने डॉक्यूमेंट का, और अब आप जब कलर सेलेक्ट कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको शो हो जाएगा कि आया ये कलर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप जब इस पर कलर क्लिक कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये कलर वो है कि जो RGB मोड में, और हम इस वक्त RGB मोड में ही खड़े, तो ये कलर हमें मिल जाएगा, बाकी कलर नहीं मिलेंगे। अब ये तमाम कलर आपके पास हैं, हम CMYK मोड में शिफ्ट करते हैं, तमाम कलर को देखिएगा कितना बड़ा डिफरेंस आता है। RGB मोड से जब भी हम CMYK कलर मोड में आएंगे तो देखिए कलर डल पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना RGB मोड की जगह RGB मोड पे ये कलर था, लेकिन उसने ये वाला कलर क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि नियरेस्ट ये वाला कलर ऐसा था कि जो प्रिंट मोड में आता है, CMYK मोड में आता है, इस वजह से इसने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया।
CMYK के मोड के अंदर 65,565 कलर्स होते हैं और RGB मोड के अंदर मोर देन 16 मिलियन कलर्स होते हैं। सर ये आपने क्या बता दिया, आज तक तो हमने वो पढ़ा था, वो 24 कलर पेंसिल आती है, 48 कलर पेंसिल आती है, बस इसके अलावा तो कलर ही नहीं आते। तो भाई कलर अब आपको पता चलेगा जब आप कलर के म्यूट में आओगे, आपके पास बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं कि एक कलर का ऑप्शन इतना है। दूसरे में आओगे तो फिर और आपको और सारे कलर मिल रहे हैं, इसमें आओगे तो और सारे कलर मिल रहे हैं। तो CMYK के मोड के अंदर 65,565 कलर्स होते हैं और RGB मोड के अंदर मोर देन 16 मिलियन कलर्स होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रे स्केल मोड की तरफ। ग्रे स्केल मोड में अगर हम कोई भी चीज़ को ग्रे स्केल पर चेंज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से हम जो है ना वो कन्वर्ट टू ग्रे स्केल अगर करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, बस ग्रे स्केल इसको कहते हैं, जिसको सिंगल कलर मोड भी कहा जाता है। ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट इलस्ट्रेटर के अंदर ग्रे स्केल मोड में नहीं होता, फोटोशॉप में होता है। जब हम फोटोशॉप पढ़ेंगे तो वहाँ समझा देंगे आपको इंशाअल्लाह। ठीक है, इसके मुतालिक कोई सवाल है क्या? देखिए, विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ इलस्ट्रेटर जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उस ऑब्जेक्ट के पिक्सेल्स नहीं पिक्सेलेट होंगे। ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन यहाँ से जब आप उसको JPG या PNG फॉर्मेट के थ्रू आप उसकी इमेज बनाएंगे तो जाहिर सी बात है अब आप इलस्ट्रेटर फॉर्मेट यानी वेक्टर सॉफ्टवेयर की इन्वायरमेंट से बाहर निकल चुके हैं। तो अब वो अपनी नेचर ऑफ इमेज को चेंज कर चुका है। तो इस वजह से अब वो जो इमेज क्रिएट होगी वो पिक्सेलेटेड ही क्रिएट होगी, यानी वो जूम करने पर पिक्सेलेट हो सकती है। एक चीज़ है। दूसरी चीज़, अभी हमने मिक्की माउस को ड्रॉ किया था, तो अगर हम विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ इलस्ट्रेटर पर बात करें कि पिक्सेलेट नहीं होता तो फिर मिक्की माउस क्यों हुआ था? तो मिक्की माउस इसके लिए हुआ था कि उसकी अपनी स्टार्टिंग नेचर जो है ना वो है इमेज, तो इमेज जो भी होगी वो पिक्सेलेट ही होगी। ठीक है भाइयों? हाँ? भाई आप में से कौन कौन मौजूद है मैंने तो पूछा भी नहीं है, तो आप प्रेजेंट नहीं लिखें, बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता। जो सवाल है आप वो पूछ लें, आपको इंशाल्लाह ताला बिल्कुल गाइड करेंगे अल्लाह के हुक्म से। अगर RGB मोड वाला ऑब्जेक्ट है ना, अभी एक सवाल आया कि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो है ना वो ग्रे स्केल RGB और CMYK के ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको RGB कलर मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप RGB कलर मोड सेलेक्ट कर लेंगे तो इसमें अब आपने जाके RGB कलर्स को सेलेक्ट किया, यूँ आपके पास RGB कलर्स आ चुके हैं। ठीक है, ये आपके पास RGB कलर्स आ चुके हैं, ये CMYK के कलर्स हैं और ये ग्रे स्केल के कलर हैं। अगर आपने RGB मोड सेलेक्ट किया हुआ है तो आप उसके अंदर तीनों इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, तीनों कलर्स मोड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन CMYK मोड में आप सिर्फ दो कलर मोड को यूज़ कर सकेंगे, CMYK और ग्रे स्केल। ठीक है देखिए ग्रे स्केल है ना, ग्रे स्केल में से बाकी सारे कलर्स भी ख़त्म हो गए, लेकिन CMYK कलर में जो है ना वो आप RGB मोड आ रहा है, तो ये RGB में तीन कलर मोड शो कर रहे हैं। अगर मैं CMYK पर आता हूँ तो CMYK में 4 मोड कलर मोड शो करेंगे। CMYK और RGB है क्या, इसको बता देते हैं। RGB होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर कस्टमर चाह रहा है कि सॉफ्ट कॉपी में भी सेम कलर दें और प्रिंट में भी सेम कलर दें, तो इसमें एक ही सूरत है, वो ये कि आप CMYK मोड को यूज़ करें। ग्रे स्केल को तो मुझे डिफ़ाइन करने की हाजत नहीं है, उमूमी तौर पे ब्लैक मोड या वन कलर मोड या ग्रे मोड कहलाता है।
इस तरह से दो ये रेफरेंस आता है। CMRGB हो गया रेड ग्रीन ब्लू कलर। इसको देख लेते हैं RGB को, रेड ग्रीन ब्लू कलर को देखें, रेड ग्रीन और ब्लू कलर, ठीक है। RGB रेड ग्रीन ब्लू हो गया। CMYK में 4 कलर मोड होते हैं, सयान, मर्जेंडा, येलो, ब्लैक। सयान में बिल्कुल सयान चलेगा, सिर्फ मर्जेंडा, ठीक है, येलो और ब्लैक। RGB में जो है ना वो सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। ये आपके पास हो गए कलर्स मोड। कलर्स हो गया है, ग्रेडियंट, ये दो चीज़ें हम आज की क्लास में अभी तक पढ़ चुके हैं। आप लोग के सवालात इतने आ रहे हैं ना CMYK और RGB मोड के, आपके जो सर है ना, सर फैज़ान, वो बेचारे नाराज़ हो गए। वो कह रहे हैं कि आप में से जिसको अभी भी डिफरेंस का मसला है CMYK और RGB कलर का, वो एक काम करें कि वीडियो को थोड़ा सा पीछे से दोबारा देख लें, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा क्लियर। RGB कलर ज़्यादा अच्छे नज़र इसके लिए आ रहे हैं कि उसमें शार्प कलर्स यूज़ होते हैं, और प्रिंटिंग के लिए जो है ना वो एक मखसूस क्वांटिटी है कलर्स की, बस वो ही कलर्स प्रिंट होंगे, इस वजह से वो ऐसे आपको दिख रहे हैं। इलस्ट्रेशन पिक्सेलेट नहीं हो रही है, देखो ये मिक्की माउस मैंने बनाई है, इलस्ट्रेशन पिक्सेलेट नहीं हो रही। देखें ये इलस्ट्रेशन मेरी नहीं है पिक्सेलेट हो गई। क्यों? क्योंकि ये रास्टर इमेज है, ये वेक्टर है, तो ये पिक्सेलेट नहीं हुआ। अब आपका ये कहना है कि हम इसको इमेज फॉर्म में लेकर आएँ तो पिक्सेलेट ना हो, तो ये SVG एक फॉर्मेट होता है। हाँ, SVG फॉर्मेट एक होता है, SVG फॉर्मेट। ये जो है ना इसमें अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो पिक्सेलेट उमूमी तौर पे नहीं होता, लेकिन इसकी भी एक लास्ट पॉइंट है, बस उसके बाद जाके ये भी कर लेगा। इसके अलावा मोड तो यहाँ फाइल में जाकर डॉक्यूमेंट कलर मोड में जाके CMYK या RGB को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। JPEG सेव कैसे करेंगे? JPEG चलो आज आपको बता ही देते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे JPEG सेव करने के लिए, लेकिन उसके लिए JPEG में आर्टबोर्ड में भी तो कुछ होना चाहिए ना। यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ से आपके पास AutoCAD की फ़ाइल बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, इनहेंस मेटा फाइल बना सकते हैं, फ्लैश की फ़ाइल बना सकते हैं, JPG फाइल बना सकते हैं, बहुत सारी फाइल्स बना सकते हैं। आप यहाँ से PNG भी बना सकते हैं। चले हम JPG पे सेलेक्ट करते हैं। जो विद इन दी आर्टबोर्ड है, हमें सिर्फ अगर उसकी इमेज चाहिए तो हम यूज़ आर्टबोर्ड क्लिक करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हमारे पास ये ऑप्शन देता है कि आपने RGB में सेव करना है, कल CMYK में या ग्रे स्केल में। यहाँ से आप इसको ये सेलेक्ट करेंगे। क्वालिटी आपको कितनी अच्छी चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंपैरिजन मेथड चाहिए नहीं चाहिए ये सेलेक्ट करेंगे। रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए ये सेलेक्ट करेंगे। और एट दी एंड आर्ट आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको आप सेलेक्ट करके जब भी आप ओके करेंगे तो आपकी इमेज जो है ना वो रेडी हो जाएगी। और ये इस तरह से आपकी इमेज रेडी है। अब जब आप इसको जूम करेंगे तो इमेज तो पिक्सेलेट होगी ना। क्यों? क्योंकि अब वो इमेज फॉर्म में आ चुकी है और इमेज जो है ना वो रास्टर फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसको अगर मिसाल है मैं यहाँ से जाकर और सेव एज करता हूँ, सेव एज इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं, PDF फॉर्म में कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर EPS में कर सकते हैं, टेम्पलेट में कर सकते हैं। ये रहा SVG फॉर्मेट जो मैं अर्ज कर रहा था। SVG फॉर्मेट में अगर हम करते हैं तो यहाँ से सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद ये आपसे बहुत सारे ऑप्शंस पूछेगा, इसमें से जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से उसको सेव करेंगे। यहाँ टाइप में SVG करेंगे। उसके बाद आपने जो है वो इमेज को लोकेशन को एम्बेड करना है या लिंक करना है, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपको आप बताएगा। ये बेसिकली SVG इमेज क्यों बनाई जाती है? SVG इमेज उसके लिए बनाई जाती है कि जिसको अपनी वेब पे कोई इमेज लगानी हो वाया लिंक, एक चीज़, या डायरेक्ट इमेज लगानी हो लेकिन अच्छी क्वालिटी पर,
तो एसवीजी फॉर्मेट की इमेज को सेव किया जाएगा और सेव करने के बाद ये इमेज ऐसी बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये नेट पे चलना होती है। अब अगर हम इसको विद इन दी माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्रोम खोलते हैं तो ये बिल्कुल ऐसी शो करेगी। ठीक है, ये एसवीजी इमेज है। देखें, ये एसवीजी इमेज है। ये उम्मीदी तौर पे अपनी जो इसकी मैक्सिमम लेवल है ना, वो उस वक्त तक आकर पिक्सेलेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये अपनी जगह पर मौजूद है। ये होती इमेज ही है। फिर अर्ज करता चलूँ, एसवीजी भी एज एन इमेज ही होती है, लेकिन वो वेक्टर सॉफ्टवेयर के कंपेटेबल पर आती है। ठीक है, ग्रे स्केल का यूज़ आप उस वक्त करेंगे जब आपको किसी भी सिंगल कलर का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अमूमी तौर पे होता ये है कि न्यूज़पेपर के अंदर आप कई पेजेस देखेंगे जो सिर्फ सिंगल होते हैं, उसमें कोई ऐड नहीं होती है, तो वो ग्रे स्केल पर रेडी होता है। ब्रोशर्स जो अमूमी तौर पे सिंगल कलर के रेडी किए जाते हैं वो सिंगल कलर पर होते हैं। तो इस तरीके से जो है ना, वो कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिंगल कलर मोड पर यूज़ हो सकती है। ठीक है, चलें अब हम आते हैं मज़ीद आगे। ये है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल क्या करता है? शेप बिल्डर टूल ये करता है कि आपकी किसी भी दो इमेजेस को मर्ज करने के लिए, दो इमेजेस में से किसी इमेज के पार्ट को माइनस करना है उसके लिए, या दो इमेजेस में से कोई एक पोर्शन सिर्फ आपको अलग से चाहिए उसके लिए यूज़ होता है। अभी होता किस तरीके से, इसको देख लेते हैं। मिसाल है, एक हमने जो ना वो सर्कल बनाया, ठीक है, और इसी के साथ दूसरे सर्कल को हमने साथ में बराबर में रख दिया। अब जब भी आप शेप बिल्डर टूल यूज़ करेंगे तो आपने दोनों सर्कल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। शेप बिल्डर टूल पर क्लिक करें। मैंने पहले सेंटर में क्लिक किया था तो सेंटर का ऑप्शन पोर्शन हमारे पास अलग आ गया था। अब हम ये चाह रहे हैं कि इस पोर्शन पर क्लिक करें तो ये पोर्शन हमारे पास अलग से होकर आ जाएगा, ये पोर्शन हमारे पास अलग से होकर आ जाएगा जो इसी का कंटिन्यूटी एरिया था, और ये पोर्शन हमारे पास तो अपनी जगह मौजूद है। ये सिर्फ हमने इसको कटिंग करने के लिए ये यूज़ किया था। ठीक है, एक ये ऑप्शन है इसका। दूसरा ये कि इन दोनों को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल से इस पर क्लिक एंड ड्रैग करते जाएं तीनों को, तो ये तीनों को एक मर्ज फाइल बना लेगा, मर्ज ऑब्जेक्ट बना लेगा। ये आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसी की हमने एक कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद दोनों को सेलेक्ट किया है शेप बिल्डर टूल के ज़रिए, शेप बिल्डर टूल से कलेक्ट करके, और इसको ये हमने इसको अलग कर दिया। बाहर से भी क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे ना तो भी ये इसको यहाँ से अलग कर देगा। शेप बिल्डर टूल के साथ ही जो दूसरा एक और ऑप्शन है ना, वो होता है पाथ फाइंडर टूल। इन दोनों का तकरीबन काम एक मिनट से, इन दोनों का तकरीबन काम सेम होता है। पाथ फाइंडर टूल करता क्या है? अच्छा, आपके पास अगर कमांड पैनल में कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ विंडो में जाके उसको क्लिक करके और वो पैलेट को ले सकते हैं। पाथ फाइंडर अब आपके पास करता क्या? पाथ फाइंडर भी आपके पास सेम सारा काम करेगा। देखिए, दो इमेज हमने ली, दोनों को पकड़ लिया और यहाँ से ये कह रहा है यूनाइट कर दें, ये दोनों सिंगल ऑब्जेक्ट हो गए। इन दोनों को हमने पकड़ लिया। ये कह रहा है कि आप इसमें से माइनस फ्रंट कर दें, माइनस फ्रंट इसने ऑटोमेटिकली हमें करके दे दिया।
यहाँ से तीनों को अलग अलग कर देंगे इंटरसेक्ट के ज़रिए, तो ये दोनों साइडें अलग हो जाएंगी, सेंटर का जो पोर्शन है वो आपके पास अलग से मिल जाएगा। एक्सक्लूड कर देंगे तो सेंटर वाला जो ऑप्शन था वो आपके पास जा चुका है, और ये दो आपके पास एज एन सिंगल इमेज मर्ज हो चुके हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिवाइड कर देगा। डिवाइड कैसे करेगा, इसको अलग कर देगा, इसको अलग कर देगा, ये वैसे भी अलग ही थे। ये उस सूरत में होगा जब दो आपस में मिल रहे होंगे। अब इन दोनों को पकड़ के हम जो है ना वो ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम में क्या होगा, ट्रिम में दोनों को मर्ज किया है और एक को हम अलग से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये है मर्ज, इसने मर्ज कर दिया। वही वाला ऑप्शन है यूनाइट वाला। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हैं ये पाथफाइंडर के, आप बाकी सबको ट्राई करें। और ये देख लीजिएगा, शेप बिल्डर और पाथफाइंडर तकरीबन सेम है। शेप बिल्डर का जो शॉर्टकट है वो शिफ्ट प्लस एम है। शेप बिल्डर का शॉर्टकट शिफ्ट एम है, और पाथफाइंडर और शेप बिल्डर तकरीबन सेम ऑप्शंस इसमें होते हैं। ठीक है, पाथफाइंडर के लिए आसानी तरीका ये है कि आप जो है ना वो खुद ड्रॉ करके, और जब आप खुद इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ईजी हो जाएगा। इसके बाद जो है ना वो हम इसके साथ एक अलाइन का पैलेट है, इस पर चलते हैं। अलाइन का पैलेट क्या कर रहा है, अलाइनमेंट के पैनल में ये होता है कि अगर आपने तमाम को हॉरिजॉन्टली लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, वर्टिकली टॉप करना है, सेंटर करना है या बॉटम करना है, एक एक करके हम इसको कर लेते हैं। लेफ़्ट करेंगे तो सब एक तरफ लेफ़्ट साइड पर आ जाएंगे। ठीक है, ये इधर से जो है ना वो शो ऑप्शन से आप आर्ट बोर्ड अगर हटा देंगे, सिलेक्शन कर लेंगे, तो जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है ये उसके साथ काम करेगा। जो आपने एरिया सेलेक्ट किया था वहाँ के सब में लेफ़्ट चला गया, सबके सेंटर में आ गया, सबके राइट पर आ गया। इसी तरह सबके टॉप पर आ गया, सबके सेंटर में आ गया और सबके बॉटम पर आ गया। ठीक है, ये अलाइनमेंट टूल है। अच्छा, अगर मिसाल है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि किसी के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा है और किसी के दरमियान स्पेसिंग कम है, तो आप कैसे करेंगे उसको, वो ऐसे करेंगे। इसके नीचे डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ टॉप से वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ऊपर से लेकर और नीचे तक, यानी सबसे टॉप और सबसे बॉटम, इन दोनों के दरमियान में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो इजीली अपने हिसाब से अलाइन हो, तो ऐसे होंगे। अगर हम इसको टॉप वाले को ऊपर और बॉटम वाले को नीचे कर दें और अब इसको सेलेक्ट करके करेंगे तो ये उस हिसाब से डिफरेंस करेगा। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको सेंटर पे आते हैं, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, तो ये वैसे तो हुए हुए, हमें इसकी अरेंजमेंट को अलग करना पड़ेगा। अब ये सेंटर के हिसाब से होगा, ये बॉटम के हिसाब से हो गए, ये लेफ़्ट के हिसाब से, यानी सबसे लेफ़्ट और सबसे राइट। अब इन तीन पर काम करेगा। अब ये इन तीन पर काम कर रहा है, और राइट में करेंगे तो ये इसी तरीके से हो जाएगा। इसमें उस वक्त फ़ायदा होता है अमूमी तौर पे कि जब आपके पास एक ही सीरीज़ में हो, कुछ यूँ बन गए हों, कुछ यूँ बन गए हों। अब आपने करना है तो क्या करेंगे, ये वर्टिकली इसको सेट कर देंगे तो सबकी दरमियान की स्पेसिंग जो है वो बराबर आ जाएगी। और अगर आप समझ रहे हैं कि ये कुछ यहाँ पर हैं, कुछ इधर हैं, अब आपने से करना है तो आप इसके लिए जो है ना वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर कर देंगे तो यहाँ से इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो है वो अलाइन का पैलेट भी ख़त्म हो जाता है। अब कुछ सवालात की तरफ आपके चलते हैं। सेव एज में जेपे कहाँ आ रहा है, जिस भाई ने भी सवाल किया है कि भाई सेव एज में एक जेपेग आता है और एक एक्सपोर्ट में जेपेग आता है, तो इलस्ट्रेटर के इन्वायरमेंट के तहत तो भाई सिर्फ एक्सपोर्ट में जेपेग आता है,
सेव एज में तो नहीं आता। अगर फोटोशॉप का पूछ रहे हैं तो आगे ना भागे, इंशाल्लाह ताला वो भी बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा अलाइनमेंट का डायलॉग बॉक्स यहाँ से आया था। अगर आपके पास कोई भी इधर से डायलॉग बॉक्स नहीं है, आप विंडो के बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारे इतने सारे जितने आ रहे नहीं, ये सारे के सारे यही है। लेयर्स भी यहीं से खुलेंगी, आपको इन्फो पैलेट चाहिए वो भी यहीं से खुलेगा, आपको कलर का पैलेट चाहिए वो भी यहीं से खुलेगा, सब यहीं से खुलेगा। आप यहाँ से अलाइन के पैलेट पे क्लिक करें, अलाइन का पैलेट खुल जाएगा। उसके बाद इसमें आप इसको काम कर लें। सेम पाथ फाइंडर भी अगर आपको नहीं मिल रहा तो पाथ फाइंडर पे क्लिक करें और फिर आपको मिल जाएगा। अमूमी तौर पे हर ऑप्शंस में जो है ना वो आपके पास ये एक तो ये अलग से डायलॉग बॉक्स भी आ जाता है। दूसरा, अगर आपके पास यहाँ पर यहाँ से आप चेक कर लिया करें किसी कुछ कमांड पे कुछ पैनल्स ऐसे होते हैं कि जिसके ऑप्शंस कम शो कर रहा होता है। इनिशियल शो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद आपको शो कर देगा। तो आपको प्रैक्टिस में आपको काम करने में और आसानी हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट लॉक होगा तो उस पर तो हम कोई वर्किंग नहीं कर सकते ना। जब ट्रेसिंग के वक्त उसको मूव नहीं कर सकते तो इसी तरह ना अलाइन कर सकते हैं ना पाथ फाइंडर के ज़रिए उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ कोई भी काम नहीं हो सकता। भाई राइट क्लिक करने का तो अच्छा, वो एक सवाल आया कि CS6 पर किसी भी टूल पर आकर राइट क्लिक करने से जो है ना वो टूल की कैटेगरी शो नहीं हो रही है, मज़ीद टूल शो नहीं हो रहे हैं। तो राइट क्लिक करने का किसी ने नहीं कहा है, आप सिर्फ इसी टूल के ऊपर आकर क्लिक करें। जो आपका लेफ़्ट क्लिक है नीचे स्क्रीन पर भी आपको दे रहा होगा, सिर्फ आप उसको प्रेस करके रखें, होल्ड प्रेस करके रखें, आपको बाकी बहुत सारे टूल्स जो है ना वो खुलकर सामने आ जाएंगे। क्लिक एंड होल्ड, ये आपके पास सारे टूल खुलकर सामने आ जाएंगे। टेक्स्ट पर ग्रेडियंट अप्लाई करना है, ठीक कर लेते हैं। पाथ फाइंडर जिसको सीखना है वो थोड़ा सा दोबारा वीडियो को पीछे आकर देख ले। और पाथ फाइंडर और अलाइन टूल जो है ना वो सबसे अच्छा मशवरा ये है कि आप खुद इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगा। टेक्स्ट पे ग्रेडियंट कैसे अप्लाई होगा ये आप लोग के लिए जो है ना वो छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा वर्किंग आप भी करेंगे ना। स्नैपिंग टूल से क्रॉप करके पिक्सेलेट करते हैं, बिल्कुल होगी भाई। मसला ये कि आपने स्नैपिंग टूल के ज़रिए जो चीज़ जो एरिया क्रॉप किया है जिसका स्क्रीनशॉट आपने कैप्चर किया वो भी तो एज एन इमेज फॉर्म में आप सेव कर रहे हैं ना। इतने एरिया को मैंने लिया, अब जब मैं इसको इतने से एरिया को मैंने जब लिया, जब इसको सेव करेंगे हम तो सेव में भी तो ये हमसे इमेज फॉर्म ही पूछ रहा है ना। तो इस वजह से तो वो लेगा बिल्कुल इमेज को रास्टर करेगा और पिक्सेलेट भी होगा। और आप किसी भी पैलेट में जाएंगे ना, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा ऑप्शंस में आते नहीं आते। इधर से हाइड ऑप्शन आ रहा है, शो कर दीजिएगा, मज़ीद आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप करना क्या है। अच्छा, ये यहाँ पर जो है ना ये स्वॉचेस होते हैं, ये प्री डिफाइंड कलर्स होते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी भी पैलेट को पकड़ के कोई कलर चेंज कर लें तो ये प्री डिफाइंड कलर्स होते हैं, इसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर गाइड आती है कि लास्ट आपके पास जो है ना वो, अगर मिसाल है हमने ग्रीन कलर को सेलेक्ट किया हुआ है तो ग्रीन कलर की रेंज में क्या कौन कौन से कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये कलर गाइड भी बता दिया आपको, कलर्स भी बता दिया आपको, स्वॉचेस भी बता दिया, और यहाँ से कलर गैम्यूट बता दिया, RGB CMYK के और ग्रे स्केल मोड बता दिया। इसके अलावा हमारे पास एक और आज का टूल है जो सीखना है, वो है ब्लेंड टूल।
ठीक है। अब यहाँ से हम जो है ना वो ब्लेंड टूल, ठीक है, ब्लेंड टूल का शॉर्टकट है W, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के किसी भी एक पॉइंट पर क्लिक करें और सेम इस ऑब्जेक्ट के किसी भी एक पॉइंट पर क्लिक करें तो ये पूरी जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन बना देता है। अब हम जब इस पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ब्लेंड टूल पर डबल क्लिक करते हैं तो ये स्मूथ कलर के थ्रू स्पेसिफाइड स्टेप्स के ज़रिए अगर हम चाहें तो कर सकते हैं कि भाई 5 स्टेप में दिखाओ कि कैसा है, तो ये प्रीव्यू करके बताएगा कि भाई 1 2 3 4 और 5, यानी इनिशियल और फाइनल इमेज जो है इसके दरमियान में 5 स्टेप के ज़रिए ये चेंज कैसे हुआ। तो इसने दोनों चीज़ें बता दी, एक तो शेप चेंज हो रहा है, दूसरा इसने कलर कैसे चेंज हो रहा है ये बता दिया। यानी किसी भी एक इमेज आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो वो कैसे चेंज होगा वो आपको ये चेंज करके बता रहा है। अब इसकी मिसाल है, अगर हम इसको यहाँ से हटा कर यहाँ ले जाते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू होगा तो ये बिल्कुल करेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम इसके ऑब्जेक्ट में चेंजेस करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट के चेंजेस को भी फॉलो करेगा। सारे इमेजेस को भी फॉलो करेगा, ठीक है। ब्लेंड टूल पर डबल क्लिक, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो आपका, ब्लेंड टूल पर डबल क्लिक करें, आपके पास स्मूथ कलर का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें दो ये ऑप्शन हो जाते हैं कि अलाइन टू पेज और अलाइन टू पाथ। ये डिफरेंट ऑप्शन जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको समझ में आएगा। इसके बाद स्पेसिफाइड स्टेप्स में आप चाहो तो खुद अपने हिसाब से स्टेप्स लिख सकते हैं, वो आपको प्रीव्यू करके बता देगा। इसके बाद जो है वो तीसरा स्पेसिफाइड डिस्टेंस, तो इसमें 0.06 इंचेस है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई 1 इंच के हिसाब से आप करो तो ये 1 इंच के हिसाब से भी सेट कर कर आपको दे सकता है। तो इस तरीके से आप ब्लेंड ऑप्शन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। मज़ीद कोई सवालत हैं? ये एक सवाल आ रहा है, क्रॉप कैसे करेंगे? किसको क्रॉप करना है? ये नहीं पता। भाई क्रॉप कैसे करेंगे ये सवाल आ रहा है, तो किस चीज़ को क्रॉप करना है मुझे तो नहीं समझ आ रहा। इलस्ट्रेटर में क्रॉप का ऑप्शन बताएंगे अभी क्रॉप इलस्ट्रेटर में क्रॉप कहाँ होता है? वो उस तरह दूसरा ऑप्शन होता है, वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आपको बताया जाएगा, उसका मसला नहीं है। फर्स्ट असाइनमेंट में वुडन टेक्सचर। फर्स्ट असाइनमेंट में वुडन टेक्सचर जो आया था वो आपको यही कहा गया था कि आप टेक्सचर पर फोकस नहीं कीजिएगा, टेक्सचर को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ प्लेन कलर फिल कर दीजिएगा। टेक्सचर का जब आएगा क्या कि जब क्लास आएगी शेड्यूल तो फिर इंशाल्लाह ताला वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है। कोई इमेज बनाकर दिखाएं टूल से, कोई इमेज बनाकर दिखाएं टूल से, कौन से टूल से? बना कर हम दिखा दें। कौन से टूल से? ये जो पढ़ा है ये इतने सारे ऑप्शन जो पढ़ा है इससे कोई एक इमेज बना के दिखाएं, तो अगर मैं सब बना के दिखा दूंगा तो आप लोग फिर असाइनमेंट में क्या करोगे यार? प्री डिफाइंड कलर प्रिंट में यूज हो जाएगा। कौन से प्री डिफाइंड कलर्स? ब्लेंड टूल दोबारा बता दो। देखें यहाँ पे जो प्री डिफाइंड कलर्स होते हैं ना, इसमें वही चेक करना पड़ेगा कि आया आपके पास जो इमेज है, आपने जो कलर सेलेक्ट किया है वो कलर गैम्यूट में आता है या नहीं आता, वो RGB मोड में आता है या नहीं आता, उसके बाद ही इसका कोई वो हम कर सकेंगे कि ये देखें ये CMY के येलो दे रहा है, ये CMY के रेड दे रहा है। तो जो चीज़ CMY के ऑप्शन में है वो CMY के में अगर ऑप्शन में है तो फिर वो बिल्कुल प्रिंट में यूज़ होगी और उससे प्रिंटिंग भी पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। स्विचेस को यूज क्यों करते हैं? स्वॉचेस जो है ना ये पहले से प्री डिफाइंड कलर्स रेडीमेड होते हैं, आपको अगर इसमें से कोई फ़ौरन सेलेक्ट करना है तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आपको फिल के ऑप्शन में जाके आपको जो है ना वो पूरे एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको करना पड़ेगा। और इसके अलावा ब्लेंड कहाँ यूज होता है? ब्लेंड जहाँ यूज़ होगा, ब्लेंड का भी आपको असाइनमेंट देंगे ना तो ब्लेंड वहाँ यूज़ होगा।
दोबारा जो टूल पूछते हो ना ये नहीं पूछा करो। अब मिसाल है, हम जो है ना वो चलें एक स्टार टूल बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल आया था वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। स्टार टूल बनाते हैं और एक यहाँ से जो है ना वो हम सर्कल बनाते हैं, ठीक है। हमने ब्लेंड टूल पर क्लिक किया, इसके किसी भी एक पॉइंट पर क्लिक किया और स्टार टूल के किसी भी एक पॉइंट पर क्लिक किया, तो ये जिस तरह से बनता हुआ जा रहा है ना ये ब्लेंड टूल के जरिए दिख जाएगा। हम स्पेसिफाइड स्टेप्स को इसको बढ़ा देते हैं, भाई 5 कर देते हैं, या फिर हम इसको 20 कर देते हैं, तो ये कैसे चेंज हो रहा है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर जो है ना वो स्टार बड़ा अजीब हो रहा है और उसके बाद यहाँ सेट हो रहा है, तो उसकी वजह ये है कि हमने ब्लेंड टूल के लिए एक ये पॉइंट सेलेक्ट किया और एक ये पॉइंट सेलेक्ट किया। अगर हम ब्लेंड टूल के लिए ये कोई पॉइंट सेलेक्ट ना करें, हम यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट लें और यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट लें, तो ये देखें नॉर्मली स्ट्रेट चले जाएगा। लेकिन दोनों आउट पॉइंट लेने की वजह ये थी कि हम उस इमेज की डिफरेंट अंदाज से भी ब्लेंडिंग देखना चाह रहे थे, तो ये ब्लेंड टूल आपका हो जाता है। अच्छा, एक सवाल ये आया था जिसकी वीडियो भी बनकर आई थी, वो ये थी कि स्टार टूल बना रहे हैं तो सर उसमें जो है ना वो उसमें एक में सवाल उसमें जो है ना वो ये हो रहा है कि सर ये इस तरह का आ रहा है या इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था वो आ रहा है, तो वो ये जो है ना वो ये बनकर आ रहा है। सर हम बना रहे हैं ना तो ऐसा आ रहा है, तो ऐसा जो है ना वो इसके लिए आ रहा है कि आपसे गलती से ये सेटिंग चेंज हो गई होगी कि आप स्टार में जाएंगे। स्टार में जाने के बाद आप अपने इधर आर्ट बोर्ड पर क्लिक करें, ये डायलॉग बॉक्स खुल कर आ जाएगा। यहाँ से आप अपने रेडियस की सेटिंग कर लें एक बार, इंशाल्लाह ताला फिर आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ से आप चाहो तो अपने तौर पर अलग से भी रेडियस को सेट कर सकते हो, 2 इंच बाय 1 इंच बाय 8 पॉइंट्स। तो ये अपने तौर पे इस तरह से भी आप स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ये जो ऑप्शन आ रहा था ये जो ऑप्शन था ये फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कोरल में क्या फ़र्क है। फोटोशॉप आपको बताया था रास्टर सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर आपको बताया था वेक्टर सॉफ्टवेयर है, कोरल ड्रॉ भी वेक्टर सॉफ्टवेयर है लेकिन आउटडेटेड यानी पुराना सॉफ्टवेयर हो गया, बहुत पुराना हो गया। आप ये कह सकते हो सामने से कि सर CS6 भी तो पुराना है, तो भाई बिल्कुल पुराना है लेकिन वो है एक ही फैमिली का, उसमें एनहेंसमेंट हो सकती है। कोरल ड्रॉ जो है ना उसकी एनहेंसमेंट 2012 और 2014 आई थी लास्ट, उसके बाद मैंने नहीं देखी। बच्चा पूछ रहा है कि 2 एंगल पॉइंट्स के बाद थर्ड वाला जब देते हैं तो कंटिन्यूटी ख़राब हो रही है, तो ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसको क्या करेंगे पेन टूल के बारे में। आपने कोई भी 2 पॉइंट दिए, 2 पॉइंट के बाद अब जब आपको तीसरे पॉइंट के लिए लेना है तो कंटिन्यूटी ख़राब हो रही है आपकी, तो आप ये करेंगे कि अब आपको ये देखना पड़ेगा ना कि कौन सा सर्कल एरिया पर आपको काम करना है, कि आगे आपको कितना कर्व चाहिए। अगर आपको छोटा सा कर्व चाहिए तो इस टेंजेंट हैंडल को पकड़ के आप यहाँ से छोटा करें और इसके ज़रिए आप अपना कंटिन्यू कर लें। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं आपका कर्व बड़ा है आगे आगे जाकर आपको, तो फिर आप इसको इसी तरह कंटिन्यू रहने दें। फोटोशॉप मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, फोटोशॉप एडोब फोटोशॉप एक्सप्रेस के नाम से प्ले स्टोर पर मौजूद है एप्लीकेशन, आप चाहें तो उसको मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मुझे बताइएगा जब हम असाइनमेंट देंगे ना फोटोशॉप का, फिर आप वो मोबाइल पे बनाइएगा और फिर वो शो कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला उसको देखेंगे। और इसके अलावा कोई सवाल? जी बिल्कुल हो सकता है, ब्लेंड टूल 2 से ज़्यादा शेप्स पर अप्लाई हो सकता कस्टम आर्टबोर्ड का वो क्यों डिसेबल्ड है है। कस्टम आर्टबोर्ड का क्या है? मतलब साइज लेना आर्टबोर्ड का वो डिसेबल्ड आ रहा है ऑप्शन कस्टम। अच्छा, जिसके पास कस्टम आर्टबोर्ड का ऑप्शन डिसेबल आ रहा है वो स्क्रीनशॉट शेयर करे तो ही उसको गाइड किया जा सकेगा, क्योंकि जब भी आर्टबोर्ड मिसालें लिया जाता है, हम यहाँ से जाके चलें आर्टबोर्ड ले लेते हैं। आपका आर्टबोर्ड है, दूसरा आर्टबोर्ड हमने ले लिया, दूसरा आर्टबोर्ड जब लिया अगर आपको इसको साइज़ को चेंज करना है तो यहाँ से आर्टबोर्ड टूल पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा ये डिफ़ॉल्ट ये डायलॉग बॉक्स खुल कर आ जाएगा। यहाँ से आप साइज़ को सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप ये 5 बाय 5 का हो गया और ये 7 बाय 7 का जो भी हमने सेलेक्ट किया, तो 2 आर्टबोर्ड हो गए।
उर्दू टाइपिंग कैसे होगी, उर्दू टाइपिंग के लिए इन पेज पढ़ाएंगे ना आपको, फिर उसमें सीख लीजिएगा। अच्छा, क्लॉक लास्ट असाइनमेंट दिया था, उसमें वो इम्पोज इफेक्ट था, इफेक्ट काम अच्छा, अपने इसमें असाइनमेंट कॉपी है? मोस्ट इफेक्ट सीख लिया कि सर्कल हाफ कट काट के लगाया था डार्क करना अच्छा 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 अच्छा, ये वाला क्लास। करके बता रहा नहीं नहीं, यहाँ पे यूएसबी में होगा ना। नॉर्मल सर्कल बना के दिखाई जरूरी नहीं है। नहीं, अपने पेन टूल जो वो इमेज सामने हो तो वो अच्छा हो जाएगा। डेस्कटॉप का फोल्डर है, डेस्कटॉप पे किस नाम से फोल्डर है? असाइनमेंट्स बना दो और क्लास 2 में, असाइनमेंट नंबर 6 आ रही है तो। क्लास 2 ये लास्ट असाइनमेंट। डेस्कटॉप पे क्लास 2 अच्छा, फोल्डर ये रखा था नहीं यूएसबी में होगा डाउनलोड की थी ना। हाँ डाउनलोड किया था ना असाइनमेंट। ये रहा असाइनमेंट। अच्छा, इसमें एम्बोज इफेक्ट कैसे आएगा? तो इसमें एम्बोज इफेक्ट कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले तो आपने ये बना लिया ऊपर का सिंगल इमेज। चलो आपको बना के दिखा देते हैं यार। वाइट आर्टबोर्ड के अंदर वाइट हिस्से में और ब्लैक हिस्से में काम करने में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट क्लास में बताया। पेन टूल में स्मूथनेस कैसे आएगी? पेन टूल में स्मूथनेस काम करते करते आएगी। तो ग्रेड लाइंस रिमूव कर दें। यहाँ व्यू के अंदर जाएंगे ना, यहाँ से स्मार्ट ग्रिड को ऑफ कर दें। स्नैप ये यहाँ से शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड की वजह से ग्रिड लाइंस आ चुकी होंगी, तो आप यहाँ से हाइट ट्रांसपेरेंसी ग्रिड कर देंगे तो इंशाल्लाह ऑफ हो जाएगी। अच्छा, अब इन दोनों को लेने के बाद हमने जो है ना वो पाथ फाइंडर से इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास इमेज हो गया, ये हो गया। अब जब ये हो गया हमारे पास, तो हम इसी की एक और कॉपी लेंगे, कंट्रोल-C कंट्रोल-V करेंगे और उसको यहाँ पर रखने के बाद इसका मज़ीद हाफ करेंगे। मना किया था मैंने, मना किया था। अब तो बंद कर दिया फ़ोन, और क्या, अब इन दोनों को पकड़ के यहाँ से हमने बंद कर दिया ना अचानक से अब नेक्स्ट असाइनमेंट की बात करें। ये क्लियर कर दी कि नेक्स्ट में भी सब एक में करें। कर देते हैं। ये यूं करके एम्बोज इफेक्ट आपको दिख जाएगा और ये बन जाएगा। जो 4 असाइनमेंट दिए हैं तो 2438 ठीक है, ये एम्बोज इफेक्ट जिस तरह का आप चाह रहे थे वो यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। हमारे साथ अली भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है, सर अली मुग़ल। बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, आपने सबसे पहली क्लास से इनसे सुनते आ रहे हैं, तो ये भी आ चुके हैं। तो ये वैसे मौजूद थे, सिलानी में काम कर रहे थे अपना, ये अभी इस क्लासरूम में आ गए हैं। तो ये आपका इफेक्ट ख़त्म हो गया। इसके अलावा और कोई सवाल है या फिर हम माइक अली भाई की तरफ बढ़ाते हैं? कमांड पैनल में नहीं आ रहा। पाथ फाइंडर कमांड पैनल में नहीं आ रहा, तो यहाँ विंडोज़ में जाइए और यहाँ से आप पाथ फाइंडर पर क्लिक करेंगे तो पाथ फाइंडर इंशाल्लाह ताला कमांड पैनल में आ जाएगा। 2x2 की आउटपुट पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसको 10x10 पे लिखना। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने 2x2 वाले आर्टबोर्ड पर बनाया है और अब आप उसको 10x10 पर लेकर जाना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, आप उसको लेकर जा सकते हैं। होगा ये कि आपने 2x2 वाले को लेकर जब बड़े करेंगे तो उसको साइज़ इंक्रीज़ कीजिएगा स्केल के ज़रिए, बिल्कुल हो जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन उस सूरत में स्ट्रोक की जो विड्थ है ना वो कम हो जाएगी अगर आपने स्ट्रोक यूज़ किया हुआ है तो। असाइनमेंट जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। एक चीज़, असाइनमेंट आपने
एक ही इमेज को सबमिट करना है। अब मिसाल है, अगर आपने ये पूरा बना लिया है ना, तो अब आप स्निपिंग टूल के ज़रिए इतना सा स्क्रीनशॉट ले लें। बस अब आपने यही चीज़ सबमिट करवानी है। लास्ट क्लास में ही बताया था, इस बार दोबारा रिपीट किया जा रहा है कि आपने इसी तरह से असाइनमेंट सबमिट कराना है। एक ही इमेज में सबमिट होगी, एक ही बार सबमिट होगी। जिसकी एक्टिव जीमेल आईडी है आपने उसी के ज़रिए सबमिट करना है। अपना वो कॉन्टेक्ट नंबर के जो ऑन है, नॉन ट्रांसफर्ड है, उसको आपने जो है ना वो उसको एंटर करना है। अच्छा, अब सर हमने असाइनमेंट जमा करा दिया, हमें पता कैसे चलेगा? आपको पता चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ईमेल हमारे पास आ गई है, हमें पता चल गया। दूसरी चीज़ ये कि आपको एंड में रिजल्ट तो पता चलेगा, तो पता चल जाएगा आपको क्या इसी वीक। तो वो जो चलें, अली भाई कह रहे हैं, अली भाई आप लोग के ऊपर शफीक हो गए। अली भाई कह रहे हैं कि आपने जो स्टार्टिंग के 2 असाइनमेंट जो किए हैं, उन दोनों के रिजल्ट आपको इस वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला अनाउंस कर देंगे, तो आप लोग भी असाइनमेंट देख सकेंगे। वरना हमारा पहले से प्लान ये था कि एट दी एंड हम जो है ना वो फाइनल प्रोजेक्ट के साथ दिखाते, लेकिन अली भाई ने बोला नहीं यार, बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं और बहुत फिक्र कर रहे हैं कि सर हमारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है ये हमें पता चले, तो हम जो है ना वो बिल्कुल असाइनमेंट सबमिट करवा देते हैं। कोई मसला नहीं, बहुत अच्छे। ग्रेडियंट सेव कैसे करेंगे? जब एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को स्वैचेस में सेव करना है। ये उससे पूछा है ग्रेडियंट सेव कैसे करें? ग्रेडियंट, तो आप फाइल सेव करोगे तो ग्रेडियंट भी सेव हो जाएगा ना। अब वो ग्रेडियंट मुझे और जगह पे लगाना है, किसी और उसके लिए तो फिर आपको देखें, अगर आपको कोई ऐसा ग्रेडियंट है कि जो आपने बाकी दूसरी जगहों पर इस्तेमाल करना है, जैसे मिसाल के तौर पे ये ग्रेडियंट है, ठीक है, अब ये ग्रेडियंट आ गया है और इसमें जाकर अब आपको इसको ऐसा रखना है कि आप बाकी कई जगह पर इसको सेव कर सकते हो। तो यहाँ से स्वैच में जाके जो है ना वो आप इसको सेव करेंगे, न्यू स्वैच करेंगे, न्यू ग्रेडियंट स्वैच हो जाएगा और आप अपने हिसाब से अपना मोड रख लें कि भाई ये वाला जो है ना, ये ब्लू ग्रीन ग्रेडियंट है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया, तो यहाँ पर ये एक इसका नया बॉक्स एक बनकर आ गया जो कि ब्लू ग्रीन ग्रेडियंट के नाम से आ जाएगा। तो इस तरीके से अब मिसाल है, हमने अगर इसके अंदर करना है तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्लिक किया, इस पर ये क्लिक कर दिया, तो ये इस तरीके से सेट हो जाएगा, ठीक है। फाइनल असाइनमेंट का जिक्र मैंने किया था अपनी बात में। फाइनल असाइनमेंट का जब टाइम आएगा तो आपको इंशाल्लाह ताला बता दिया जाएगा। उस पर सर्टिफिकेशन आपकी वो करेगी, बेस करेगी। और नंबर से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि असाइनमेंट में गलतियाँ पता चलें। असाइनमेंट में गलतियाँ क्या हैं? देखिए असाइनमेंट तो पहले असाइनमेंट तकरीबन 5230 बच्चों ने जमा कराया, सेकेंड असाइनमेंट 2438 बच्चों ने जमा कराया। देखिए असाइनमेंट में गलती क्या है जो अमूमी तौर पे हमारे सामने आती है, वो कोशिश होती है कि नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में आपको बता दी जाए। जिस तरह से आज आपको मिकी माउस के बारे में बताया गया और ये भी आपने पूछा तो ये बता दिया, एक स्टार टूल का इस तरह का इशू आया था वो बता दी। तो कोशिश होती है कि जो असाइनमेंट्स के अंदर गलतियां दिख रही हैं वो आपको गाइड कर दी जाएं और आपको इस तरह से बता दिया जाए। बाकी कोई भी चीज़ पूछनी हो स्लैक ग्रुप पर आप पूछें। स्लैक ग्रुप पर अपने प्राइवेट लिंक्स ना दें, हमें आपके लिंक की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने वालों के साथ फिर ऐसा ना हो कि हमें माजरत करना पड़े, ठीक है। कोर्स से भी और स्लैक ग्रुप से भी और FB के ग्रुप से भी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप अगर उस तरह से देखते हैं कि भाई उससे रिलेटेड कोई यूट्यूब से लिंक मिल रहा है तो आपको लिंक तक जाने की हाजत नहीं है, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब दिया जाता है। थोड़ा सा इंतज़ार करना सीखें। मेरे पास होता ही है कि मैसेंजर पे कोई सवाल आता है और उसके बाद मुझे जो ना वो कॉल पर कॉल शुरू हो जाती है। तो भाई मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, एक चीज़ को समझें, 10 काम और लगे होते हैं, वो सब करने होते हैं। आपने मुझे मैसेज भेज दिया और अब आप फ़ौरन मुझे कॉल कर रहे हैं, मैंने तो आपका मैसेज भी नहीं देखा, तो अब आपको समझाऊंगा क्या क्या गलती आपकी क्या है या आपका क्या मैटर है, इसको कैसे रिजॉल्व करोगे। थोड़ा टाइम तो उसको पढ़ने तो मैसेज को। मैसेंजर पर मैंने पिछले 2 दिन से मुझे याद पड़ा मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मज़ीद फ़िलहाल ना जवाब देने की मैंने नीयत कर ली है, क्योंकि जब आप लोग के लिए स्लैक ग्रुप बना लिया गया तो हम उसी पर डिस्कशन करेंगे। कोई भी नई अपडेट, कोई भी नई पोस्ट होगी, असाइनमेंट सबमिशन होंगे, असाइनमेंट्स के लिंक्स होंगे, इसके अलावा कोई भी चीज़ होगी वो FB के ग्रुप पर अपडेट की जाएगी
और तमाम चैट्स, तमाम बातें, तमाम क्यूरीज वो स्लैक ग्रुप पर डिस्कस की जाएंगी। कल तक जितने भी स्लैक ग्रुप के इश्यूज थे वो तकरीबन मुझे जो याद पड़ा वो मैंने बता दिए हैं। अब जो भी असाइनमेंट 3 के हिसाब से होंगे वो इंशाल्लाह ताला मज़ीद बता दिए जाएंगे। पर्सनल ईमेल पे मेल कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिलेगा। पर्सनल एफबी मैसेंजर पे मेल मैसेज कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिलेगा। मैसेज इस तरह से आ रहे हैं, सर आपने कहा था ना, सॉरी मुझे पर्सनल मैसेज नहीं करना, लेकिन मेरा मसला ये है। भाई जब मैंने मना कर दिया था तो नहीं करना, बात खत्म हो गई। आप स्लैक ग्रुप पे करें, आपको इंशाल्लाह ताला वहीं जवाब मिलेगा। मेरी तरफ से जवाब नहीं मिलता, सर जीशान की तरफ से जवाब नहीं मिलता, फैज़ान की तरफ से जवाब नहीं मिलता, किसी स्टाफ की तरफ से जवाब नहीं मिलता, तो आपके साथ आपके दीगर स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स मौजूद हैं कि जो आपको गाइड करने को तैयार हैं और वो कर रहे हैं गाइड। तो एक ने जब जवाब दे दिया है तो अब मेरे जवाब देने की क्या ज़रूरत है। अब ऐसा भी आता है पर्सनल पे कि सर आपने इसका तो मुझे जवाब ही नहीं दिया। तो भाई आपके क्लासमेट ने आपको पहले जवाब दे दिया है और वो क्लियर है। आप उमूमी तौर पर स्लैक ग्रुप पर देखेंगे तो उसमें कई थ्रेड्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर क्लासमेट ने जवाब दिया और मैंने रिपीट जवाब दिया है। मैंने रिपीट इसीलिए जवाब दिया कि वो शायद क्लियर ना हो, लेकिन जहाँ जवाब ओके है, क्लियर है, तो अब मुझे दोबारा देने की क्या ज़रूरत है भाई। तो वहाँ पर जवाब उसी वक्त दिया जाएगा जहाँ पर ज़रूरत होगी। ठीक है, ग्रुप देख रहे हैं और स्लैक का ग्रुप देखा जा रहा है, उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं देखा जा रहा है कि सर मसरूफ़ होंगे जवाब नहीं दे रही है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आपको देखा भी जा रहा है, जवाब भी दिया जा रहा है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, अब तक जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया उनका रिजल्ट में नाम नहीं आएगा, सिंपल। और जिन्होंने मुझसे ये कहा कि सर वो गलती से हमारा सबमिट का बटन दब गया, हमने इमेज अपलोड नहीं करी, या सर हमने एक असाइनमेंट जमा करा दिया बाकी 2-3 के वो नहीं जमा करा सके, तो जो नहीं जमा करा सके उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो नहीं जमा करा सके। ठीक है, बस और कोई सवाल तो नहीं आप दोनों के पास। अब इंशाल्लाह हम अली भाई की तरफ चलते हैं। अली भाई हैव अ सीट। अच्छा जी, तो आप लोग अभी चेक किया है तकरीबन 2438 के करीब असाइनमेंट्स है जो जमा हुए हैं। फर्स्ट असाइनमेंट हैज़ बिन एग्जाम्प्टेड। सही है, हमने ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक डिसीजन लिया है कि फ़र्स्ट असाइनमेंट जो है वो एग्जाम कर दिया गया है आपका, उसका रिज़ल्ट देन ऑल्सो हम लगा देंगे। सेकेंड असाइनमेंट जिन्होंने सबमिट किया है और अब फॉर्म बंद हो गया, अब किसी का सबमिट नहीं हो सकता, सो सॉरी। अब आपका रिक्वेस्ट करना फजूल है बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू सबमिट द सेकेंड असाइनमेंट। अब थर्ड असाइनमेंट हम अनाउंस कर देंगे और आप लोग काइंडली उसके लिए वर्किंग करें। फ्राइडे वुड बी द डेडलाइन, ऐसा ही है राइल भाई? तो फ्राइडे वुड बी द डेडलाइन और फ्राइडे तक आपको सबमिट कराना है। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग एंड दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट थिंग इज़ कि मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी मैसेज किया एंड दे आर सेइंग कि सर वी आर सिटिंग फॉर द एतकाफ़, ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर वीक और थर्सडे से प्रोबेबली आखिरी अशरा जो है वो शुरू हो रहा है। शायद राइल भाई भी उनकी भी नीयत है कि एतकाफ़ में बैठेंगे। लेट्स सी, बट हमारी नेक्स्ट संडे क्लास लाजमी होगी। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर हम नेक्स्ट संडे नहीं करते क्लास तो उसके बाद फिर एक संडे आ रहा है जिसमें हमें गैप देना बहुत ज़रूरी है। या तो वो ईद का होगा संडे, ठीक है, ईद का पहला दिन होगा, या तो वो 30वां रोज़ा होगा। तो वो क्योंकि इतना एंडिंग मोमेंट होंगे तो प्रोबेबली वी वोंट बी एबल टू मेक अप द क्लास। स्टिल वी आर राइट नाउ, हम सैलानी के हाई अथॉरिटी से बात भी कर रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि जो हमारे फाउंडर है उनसे भी मशवरा लेना है इस हवाले से कि आखिरी अशरा है, क्योंकि इस्लामिक मामला है एंड ही इज़ द इस्लामिक स्कॉलर। तो अगर तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि वी आर नॉट सपोज टू कंडक्ट द क्लास, तो फिर ग्रुप में हम अनाउंस कर देंगे।
बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो डेफिनेटली द क्लास इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट संडे. इफ़ रायल भाई विल बी गोइंग फॉर द एतकाफ तो डेफिनेटली जीशान एंड फैज़ान वुड बी हियर टू कंडक्ट द क्लास, या जो भी हम देख लेंगे, रिकॉर्डिंग कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, और ऑन टाइम जो है आप लोगों के साथ हम क्लास शेयर कर देंगे. स्लैक का ग्रुप 7 डेज़ का टाइम था आप लोगों के पास. यू पीपल आर नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियस इन द ग्रुप. जब हम ग्रुप में कोई चीज़ आपके लिए शेयर करते हैं, प्लीज़ रिमेंबर दैट थिंग कि विद इन द टाइम पीरियड आपको जो है वो उसको करना है, लाजमी करना है. अच्छा, 7 डेज़ गुजर चुका है, अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि सर वी आर अनएबल टू ज्वाइन द चैनल, तो प्लीज़ आप दोबारा कर दें. तो ठीक है, एक लास्ट चांस, एक दिन के एक्सपायरी डेट के साथ मैं दोबारा शेयर करूंगा. एक दिन में जिसने ज्वाइन कर लिया तो वो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं करेंगे तो दैट इज़ अगेन गोइंग टू बी एक्सपायर्ड. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेकिन दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ सैलानी मास IT ट्रेनिंग प्रोग्राम. whatever lecture we are delivering to you people is only for those who are already in the group, right? हम देख रहे हैं, मैंने देखा है कि स्लैक के ग्रुप में या आप जनरल फेसबुक में वो लोग जो यहाँ से अगर वीडियो डाउनलोड करके कहीं किसी और प्लेटफॉर्म में यूट्यूब वगैरह में लगा रहे हैं, वी विल डायरेक्टली ब्लॉक दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स. फेसबुक का एक्स्ट्रा ग्रुप, व्हाट्सएप का एक्स्ट्रा ग्रुप का कोई लिंक हमें मिला, we will directly block and unenroll the student from the course, right? So you need to be very careful in this particular area. Just focus on the studies, just focus on the assignments which we usually give to you people, and all you need to do is that you have to polish your skill set and ultimately you have to change your life. लास्ट संडे हमने ये भी बात की थी कि प्रोबेबली इमरान अली टिना साहब विल बी जॉइनिंग अस टुडे इन द क्लास. सो अनफॉर्चुनेटली मैं खुद ही भूल गया कल. आई वाज सपोज टू कॉल हिम एंड थिंग्स लाइक दैट. सो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट संडे अगेन वी आर हैविंग द टाइम. तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ही विल बी जॉइनिंग अस ऑन नेक्स्ट संडे फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास, and ultimately things are going to be very good. He is a very good friend of my, राहिल भाई, जीशान, फैज़ान. तो वो हम पहले वर्कशॉप्स भी करवा चुके हैं सैलानी में. तो ही नेवर सेज नो टू सैलानी, बट ही इज़ वेरी मच इन अ गुड माइंडसेट, और हम सैलानी की वो इज़्ज़त करते हैं. तो डेफिनेटली ही विल बी हियर फॉर यू पीपल. सो नाउ, तो हमने ये कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस की. यू नीड टू बी केयरफुल इन दिस पर्टिकुलर एरिया. स्लैक का ग्रुप इंशाल्लाह एक दिन के एक्सपायरी के साथ हम आपसे शेयर कर देंगे. असाइनमेंट आज हम शेयर करेंगे इनके साथ, बिल्कुल ठीक है, आज आपके साथ असाइनमेंट भी शेयर हो जाएगा. प्लीज़ रिमेंबर यू हैव टू सबमिट ऑल द पिक्चर्स इन अ सिंगल स्क्रीन शॉट, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्वायर द मार्क्स और सबमिशन आपकी हो सकेगी. फाइनल असाइनमेंट इज़ गोइंग टू बी लिटिल क्रिटिकल. वो कैसे होगा, क्या होगा, वो आपके टीचर्स इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे. फॉर नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज़ डन, एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू लेट अस नो सो दैट वी कैन देन वाइंड अप विद द क्लास. कुछ है? ठीक है, अपना अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बान.